हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बच्चे, आज से हम अपनी कक्षाएं अपनी क्लासेज शुरू कर रहे हैं। और आज जो हमारा, जैसा कि हमारा सिलेबस है बच्चे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट नंबर 1 जो बच्चे रहने वाली है, यूनिट नंबर 1 बच्चे हमारी जो रहने वाली है, इसका नाम होगा यूनिवर्स। यूनिवर्स के नाम से बच्चे इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। यूनिवर्स या ब्रह्मांड के नाम से बच्चे इसको जाना जाएगा। बड़ी शानदार यूनिट है, पढ़ने में भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा किसी भी हालत में बच्चे वो छूटेगा नहीं आप सभी का। चलिए शिवानी, वेरी गुड इवनिंग भाई। आज ये सारे बच्चे जितने कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स या ब्रह्मांड बच्चे हमारी पहली यूनिट है जिसको हम लोग डिस्कस करना आज से शुरुआत कर रहे हैं। और मेन हमारा जो सेक्शन है, हिस्सा है आपके एग्जाम का, वो यही हिस्सा है जिसको आपने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी हमारे पास इतना निश्चित तौर पे समय है कि इस समय के अंतर्गत एग्जाम तक बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग पूरा डिटेल में, पूरे डीप में पढ़ के प्रिपरेशन बच्चे कर लेंगे। तो आज से संसारम एप्लीकेशन पे ये बैच हमारा जो स्टार्ट हुआ है, आज से हमारी क्लास जो हमारी स्टार्ट हुई है बच्चे, आप लोग जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं वो बैच को ज्वाइन करके और शुरुआत कर दें। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं कक्षाओं का आनंद लें, पूरी गहराई के साथ में हर कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करके बच्चे यूनिट जो भी आपको दी गई है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हर यूनिट के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बच्चे हम लोग करते जाएंगे। एक निश्चित समय पे जब पहुंच जाएंगे फिर मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए प्रदीप, वेरी गुड इवनिंग भाई। चलो भाई, यूनिवर्स देखिए बच्चे, एक शब्द जो आप सभी के सामने मैंने लिख दिया है कि भाई ये यूनिट हमारी रहने वाली है, यूनिवर्स या ब्रह्मांड। आप सभी जानते हैं बच्चे, हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपना जीवन हम लोग कहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं? आप सभी कहेंगे सर ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि सर हम तो अपना जीवन यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ बच्चे पृथ्वी कहाँ पे है? आप कहेंगे सर पृथ्वी तो हमारे एक सोलर सिस्टम हमने नाम सुना है। तो सर इस सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है, यहाँ पे सर हमारी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। इसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्टिकल के रूप में हम कह सकते हैं सर है हमारे पे एग्जिस्ट करता है। और ये सौर मंडल कहाँ है अगर मैं आपसे पूछूं? आप कहोगे सर ये सोलर सिस्टम जो है ना, ये आपका गैलेक्सी का एक हिस्सा होता है सर। बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी या फिर सर हम कह सकते हैं आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और ये आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाएं जो हैं सर, उनसे मिलके क्या बनता है? उनसे मिलके वही बनता है जो आपको पढ़ना है। यानी कि सर यूनिवर्स का निर्माण होता है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है सर, ठीक है बच्चे। बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में पहली बार आप इस सेशन के द्वारा सीखेंगे। सीखते सीखते गारंटी लेता हूं, डेफिनेटली आपको कहता हूं बच्चे, अगर आपने ये पढ़ ली सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं इस बैच के अंदर, आपका एग्जाम नहीं छूटने वाला किसी भी हालत में। ओके सर, इनसे मिलके बनता है सर यूनिवर्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजों को। इसको अर्थ को भी पढ़ना है हमें, सोलर सिस्टम भी पढ़ना है, गैलेक्सी के विषय में पढ़ना है, और यूनिवर्स तो हमारा वैसे ही कवर हो जाएगा। और यूनिवर्स के विषय में जितने प्रिंसिपल, जितने थ्योरियां आपको अलग से दी गई हैं, वो सारी थ्योरियां बच्चे आप लोग पढ़ोगे। अगर बेसिकली कुछ बातें हम एज ए इंट्रोडक्शन अगर जानने की कोशिश करें तो बच्चे, अर्थ हमारा किसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का। भाई सोलर सिस्टम मतलब सन, और सन के आसपास जो प्लैनेट्स हैं जो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी परिवार को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है सर, इसका निर्माण अगर हम अपनी एक हमारे मन में जो संशय क्रिएट हो रहा है कि सर इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या कोई आइडिया है? देखो पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं ताकि चीजों को आप लोग जोड़ पाओ, सारे कंसेप्टों को आप जोड़ पाओ, इसलिए मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया देते चलूंगा, फिर हम अपने यूनिट को शुरू करेंगे। तो बच्चे, ये जो सोलर सिस्टम है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ? भाई निर्माण के विषय में हम कहते हैं सर, इसके बारे में आपको एक शब्द सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सर निहारिका या नेबुला। ये नेबुला या निहारिका शब्द आप सबने सुना है, और मैं कहता हूं कि सर नेबुला से हमारा बना है, फॉर्मेशन हुई किसकी? सोलर सिस्टम की, ठीक है। अर्पणा, वेरी गुड इवनिंग भाई।
तो इससे किसकी फॉर्मेशन है बच्चे? सोलर सिस्टम की। किससे? निहारिका या नेबुला। अब सर नेबुला क्या चीज आ गई? देखो बच्चे, नेबुला क्या है? ये एक विशाल गैसों का पिंड है, एक बॉडी है ना, एक हैवी गैसियस बॉडी है। नेबुला एक हैवी गैसियस बॉडी है। आप ऐसा कह सकते हो सर, विशाल गैसीय पिंड है सर, ये विशाल गैसीय पिंड है बच्चे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अभी के लिए डिटेल में पढ़ेंगे नेबुला को, गैलेक्सी को, सबको डिटेल में पढ़ना है, बट अभी मैं आपको रिलेट एक बार करके बता दे रहा हूं कि जो चीजें आप पढ़ोगे वो एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं। मैंने कहा सर बहुत विशाल गैसों का पिंड है जिसको हम कहते हैं नेबुला, और नेबुला से हमारा बना है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सन एक स्टार है और स्टार के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और भी बहुत सारी थ्योरी आएंगी एक एक करके, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी बच्चों। ठीक है सर, जो सोलर सिस्टम है ना, इसका आप ऐसा कह सकते हो कि सर सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है, इस सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है सर, उस टोटल मास का मोर देन 99% कहां पे है? मतलब पूरे सोलर सिस्टम में वो सन के अंदर है, और लेस देन 1% जो है वो रेस्ट, यानी बाकी का जो बच गए प्लैनेट्स वगैरह बच गए, एस्टेरॉइड बच गए, वो सारे मिलाकर के बनाते हैं। मतलब हमारा जो सन और उसके आसपास जो प्लैनेट हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे, तो सन 90 पूरे सोलर सिस्टम का 99% सन में है, बाकी रेस्ट ऑफ मास लेस देन 1% आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है भाई, ओके सर। तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सिस्टम, उनसे मिलके बनती है गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलके बनता है यूनिवर्स, और हम तो सबसे छोटी यूनिट में आते हैं। हम तो सबसे छोटी इकाई हैं बच्चे, जिस यूनिवर्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, चींटी के बराबर भी हमारी औकात नहीं है उस यूनिवर्स के अंदर। एक एक करके आप सबको पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा मजा आएगा आपको। सब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेबुला या निहारिका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं बच्चे, क्योंकि नेबुला जब तक क्लियर नहीं होगा तो बार बार इस टर्म का, इस शब्द का यूज आएगा और आप लोगों को फिर समस्या होगी उस नेबुला यानी कि सर निहारिका को समझने में। तो चलिए जरा क्लियर कर दूं आप सभी को, नेबुला या निहारिका समझ लीजिए जरा क्या चीज है, थोड़ा सा और गहराई से जान लीजिए इसके विषय में। नेबुला या बोलें तो हम निहारिका। ठीक है भाई, नेबुला या निहारिका। देखो बच्चे, एक बात को समझने की आवश्यकता आपको कि स्पेस में जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बहुत बड़ा बादल होता है, स्पेस में हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट यानी धूल, जो कण आप बोल सकते हो, इनका बहुत बड़ा बादल, मतलब ऐसा मान लो कि अभी सोलर सिस्टम बना ही नहीं है, या कुछ भी अभी अर्थ वगैरह कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस में क्या एग्जिस्ट करता है, ऐसे मान लो कि स्पेस में अभी सिर्फ और सिर्फ है ना हाइड्रोजन और हीलियम या डस्ट, धूल से बने हुए बहुत बड़े बड़े बादल हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये जो स्पेस में बहुत बड़े बड़े बादल हैं हाइड्रोजन हीलियम के, समझना एक बात को आप, यहीं पर इन धूल कण और हाइड्रोजन हीलियम से यहीं पर जो आपके स्टार या तारे का निर्माण होता है। इन्हीं बात, देखो ये जो बादल है इन्हीं को नेबुला कहा जाता है। यहीं पर हमारे स्टार या तारे का क्या होता है बच्चे? निर्माण होता है। ठीक है, यहीं पर हमारे स्टार यानी तारे का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ये जो हमारे स्टार की फॉर्मेशन हो रही है, अब स्टार हमारा सूर्य भी तो एक स्टार ही है, तारा है, और वही तो हम पढ़ा था कि भी जो हमारा सोलर सिस्टम यानी सूर्य और उसके जो ग्रह हैं फॉर्मेशन कैसे हुई, तो हमने कहा था नेबुला से, नेबुला क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल, इन सब का एक बहुत बड़ा विशाल बादल है। और ये जो बादल जहां स्पेस में थे शुरुआत में, वहीं पर क्या हुआ मेरे भाई, है ना, वहीं पर क्या हुआ मेरे भाई, वहीं पर आपका इस चीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, शिवानी आपका
कह रहे हैं कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हो सर? सिलेबस चेक करो बच्चे, ऐसे थोड़ी होता है कि आप मतलब सिर्फ सीधा मुंह उठाओ और आकर के बोल दो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। सिलेबस चेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे पहले इंट्रोडक्शन के भी आपको सिलेबस का दिया गया है ना, यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पर अपना सिलेबस चेक करो। ठीक है, अभी मैं आपको ये थोड़ी विस्तार करने बैठूंगा। टॉपिक आपको, आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपको आज तक ये नहीं पता कि ये यूनिवर्स जो हम पढ़ते हैं, यूनिवर्स क्या, कौन सा टॉपिक कैसा क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट का होता है, आपको नहीं पता आज तक क्या है? तो पढ़ने पे ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस चेक करो, सारी चीजें ऐसे थोड़ी होता है। बाकी जो यूनिवर्स होता है, एक बात आपको समझा देता हूं, यूनिवर्स जो टॉपिक होता है ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो उसको कौन से सब्जेक्ट में काउंट करता है। इस टॉपिक को ज्योग्राफी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, इस टॉपिक को फिजिक्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, मतलब साइंस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए ना इस बात को? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक फिजिक्स का हिस्सा मान के आपको पढ़ा रहा हूं, भौतिक विज्ञान का पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए सर, तो तारे का निर्माण मैंने बताया बच्चे यहीं पर होता है। ओके सर, अब ये जो नेबुला है, कुछ नाम भी आपने सुने होंगे। नेबुला जो है बच्चे, इसके नाम भी आपने सुने होंगे सभी ने। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, जो आपने अपने कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई विषय पढ़ते समय आपने सुने होंगे। जैसे बच्चे एक ओरियन नाम सुना होगा, ओरियन, है ना, ओरियन नाम सुना होगा, ये नेबुला का नाम है। कई बार बच्चे कहते हैं ओरियन तो सर आकाश गंगा का नाम है, नहीं, गैलेक्सी का नहीं, ये आपका नेबुला का नाम है। ओरियन नेबुला सुना होगा आपने। अच्छा, ऐसे ईगल सुना होगा, हॉर्स हेड सुना होगा, ईगल सुना होगा, हॉर्स हेड बच्चे आपने सुना होगा, है ना, ये ऐसे। और ज्यादातर एक और नाम आपके यूज होता है जिसको आप कभी ना कभी सुनोगे, क्रैब जिसको बोलते हैं, ये भी नाम सुना होगा। तो ये सारे नाम अगर आप सुनते हो तो किसी न किसी नेबुला के नाम है। नेबुला यानी जो गैसों के बादल जो हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन से पहले हमारे स्पेस में पाए जाते हैं या पाए जाते थे, ऐसा कह सकते हैं। अभी भी हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे नए तारे भी बनने हैं अभी। अब ये नेबुला जो है बच्चे, इसकी कई टाइप होती हैं, कई प्रकार होती हैं। कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं बेसिकली, ताकि आगे नेबुला का जब भी जिक्र आएगा तो हमें समझने में फिर कठिनाई ना हो। टाइप्स, नेबुला के बारे में पहले बात कर रहा हूं, क्योंकि नेबुला से ही फिर बाकी की चीजें हमें क्लियर होनी है। ओके सर, देखो भाई, समझिए, नेबुला के टाइप के विषय में एक होती है एमिशन नेबुला। एमिशन, एक होती है रिफ्लेक्शन, भी नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं। पहली होती है बच्चे एक जिसको हम लोग बोलते हैं एमिशन, एमिशन नेबुला। हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे उत्सर्जन, उत्सर्जन निहारिका के नाम से जिसको जाना जाता है। उत्सर्जन निहारिका के नाम से बच्चे जिसको हम जानते हैं। मतलब एमिशन नेबुला का मतलब होता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है। एमिशन नेबुला सब जब भी यूज करोगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो खुद रोशनी देती है उसको बोलते हैं एमिशन नेबुला, यानी जो खुद रोशनी देती है, लाइट देती है, जो खुद रोशनी देती है, खुद रोशनी देती है मेरे भाई, खुद लाइट देती है, ठीक है, उसको कहा जाता है हमारे द्वारा। ध्यान रहे, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन से पहले जो कमीशन के द्वारा आपका सिलेबस होता है, जो एग्जाम पैटर्न होता है, आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। रैंडमली भाग दौड़ करके टीचरों के कोर्स परचेज करके पढ़ोगे बच्चे, दिक्कत आ जाएगी। ऐसे नहीं तैयारियां होती हैं। आपके पास में पूरा आपका मेंशन होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आने हैं। समझ रहे हो बात को? तब बेहतर प्रिपरेशन होती। नहीं तो भटकते भटकते हम 6 महीने में 3 तो टीचर चेंज करते हैं, 6 टीचरों के बैच परचेज करते हैं, क्या फायदा होगा? नुकसान आप ही को हो रहा है भाई। एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करो। एक आपके सामने आपका लक्ष्य, आपका पूरे सिलेबस के टॉपिक जो कमीशन ने दिए गए वो आपके सामने लिखे होने चाहिए।
ताकि बेहतर प्रिपरेशन कर सको। और मैंने यूट्यूब के ऊपर तो लगभग हर एग्जाम के बताए हुए हैं, कंपैरिजन करके बताए हुए हैं, किस एग्जाम में प्री होता है, किस में मेंस होता है, प्री मेंस में कंपैरिजन किया हुआ, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, है ना। तो रैंडमली मत करो भाई, बहुत सारा टाइम आप सभी के पास नहीं आता। ठीक है सर। एक होती है रिफ्लेक्शन नेबुला, सेकंड टाइप होती है सर रिफ्लेक्शन नेबुला। ठीक है, यानी परावर्तन निहारिका के नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं, परावर्तन निहारिका। और किसी बच्चे को अगर एक ध्यान रखना, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, प्रिपरेशन शुरू करते टाइम समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या चल रहा है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास में है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मुझसे टाइम लो और कॉल करके मुझसे डिस्कस करो। रैंडमली प्रिपरेशन किसी बच्चे ने नहीं करनी है, मेरा नंबर सबके पास है, नहीं भी हो तो एप्लीकेशन पे, संसार में एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लो और फिर मुझसे बात करो, डिस्कस करो पहले कि सर क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, मैं आप ही के लिए हूँ, लेकिन सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है आपको, अगर ऑफिशियल नहीं पता है तो मुझसे संपर्क करो, मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ें कैसे करनी है आपको, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करो। लेकिन एक बार समझने के बाद लग जाओ तो फिर बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट आप में से किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन नेबुला का मतलब होता है जिसके पास खुद रोशनी नहीं देती, जो दूसरे दूसरे कोई आसपास के स्टार की लाइट को, लाइट यानी रोशनी को परावर्तित करती है, को परावर्तित करती है। ठीक है, उसको कहते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन नेबुला के नाम से उसको जाना जाता है। एक होती है डार्क नेबुला, डार्क नेबुला, काली नेबुला। डार्क नेबुला जो है बच्चे, ये प्रकाश को रोक लेती है, इसलिए काली दिखाई देती है। ये लाइट को रोक देती, रिफ्लेक्ट भी नहीं करती, लाइट को रोक देती है ना, इसलिए फिर आपको काले दिखाई देती है, तो नाम भी हमने वैसा ही रख दिया। एक होती प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला जिसको कहा जाता है, प्लेनेटरी नेबुला जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्लेनेटरी नेबुला। ये जो प्लेनेटरी नेबुला होती है ना मेरे भाई, एक बात समझना इस बात के विषय में कि ये जो मरते हुए तारे हैं ना, उन तारों से बनी हुई गैस की परत होती है। मरते हुए तारों से बनी गैस की परत से बनी गैस की परत जिसको हम लोग कहेंगे बच्चे, ठीक है, से बनी हुई गैस की परत के नाम से जानेंगे। तो तारे का जीवन काल होता है, तारे की एक आरंभिक अवस्था होती है, फिर मिड स्टेज होती है, फिर फाइनल स्टेज हो जब मरता है तारा, तो उस समय पे जो गैसें होती है उनकी जो परत होती है उसी को कहा जाता है एक सुपरनोवा। सुपरनोवा रिमेनेंट बोलते हैं मेरे भाई ठीक है, सुपरनोवा रिमेनेंट, याद रखना इस बात को, ये बहुत यूज होता है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, नेबुला बोल सकते हो या रेमिनेंट, ठीक है। अब देखो सुपरनोवा, जहां भी ये शब्द आ जाए ना, समझ जाइएगा मेरा विस्फोट की बात हो रही है, नहीं क्योंकि जब बहुत बड़ा तारा, कोई बहुत विशाल का स्टार, मैं लिख देता हूं और बेहतर रहेगा आपके लिए, जब कोई बहुत बड़ा व विशाल स्टार तारा, उसका फ्यूल यानी उसके अंदर जो ईंधन है वो खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म होते ही साथ वो क्या होता है, तो इम्बैलेंस हो जाता है।
तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होकर विस्फोट करता है। इम्बैलेंस होकर के बच्चे क्या करता है? विस्फोट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब इस विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा, और विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद जो चीज बचती है, इसके बाद जो बचता है वही होता है आपका सुपरनोवा रेमिनेंट, है ना? तो ये भी नेबुला है एक प्रकार से, ध्यान रखेगा इस बात को। क्लियर है प्रदीप? ओके भाई, येलो पेन से लिख देंगे अगर रेड और इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो, है ना? तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा रेमिनेंट। समझ में आ गई बात? तो गैसों के बादल यानी ये आपका नेबुला। नेबुला कितने प्रकार के मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इम्बैलेंस कैसे होता है, समझिएगा इस बात को। ये जो इम्बैलेंस, मैंने एक शब्द लिख दिया आप सभी के सामने, आप कहोगे सर ये इम्बैलेंस कैसे होता है? इम्बैलेंस होने के पीछे रीजन क्या है? देखो, इम्बैलेंस यानी कोई भी तारा अस्थिर होगा तभी तो विस्फोट करेगा, है ना? अस्थिर होगा तभी तो वो विस्फोट करेगा मेरे भाई, नहीं तो विस्फोट ही नहीं कर पाएगा। देखो यार, कोई भी स्टार होता है ना, उसके पास में मेरे भाई क्या होता है? दो प्रकार के फोर्स होते हैं तारे में। दो प्रकार के फोर्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक फोर्स होता है जो अंदर की तरफ खींचता है, और एक होता है जो बाहर की तरफ खिंचाव डालता है। मतलब जो ये स्टार के बारे में बात हो रही है, स्टार जो है ना, स्टार के अंदर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक होता है ग्रेविटी वाला फोर्स, एक होता है बच्चे ग्रेविटी वाला फोर्स, और एक होता है आपका दूसरा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, ये फ्यूल के कारण होता है। जो ईंधन है ना स्टार में, उस ईंधन के कारण है। और ये ग्रेविटी फोर्स तो आप जानते हो, आपने पढ़ा है। ग्रेविटी का फोर्स तो हमारा द्रव्यमान के कारण होता है। किसी भी चीज का द्रव्यमान है, उसी के कारण ग्रेविटी है। जहां पे मास नहीं है वहां पे ग्रेविटी भी नहीं। ये चीजें सीखोगे आप साइंस पढ़ते पढ़ते, है ना? फिलहाल मैंने कहा कि एक न्यूक्लियर फोर्स होता है और एक होता है बच्चे आपका ये वाला, जो आपका ग्रेविटी वाला। ग्रेविटी फोर्स है ना, ये उस स्टार के ऊपर अंदर की ओर खिंचाव डालता है। क्योंकि ग्रेविटी जो है किसी भी चीज के सेंटर की तरफ होती है ना? तो अंदर की ओर क्या करता है सर? ये पुल करता है, खिंचाव डालता है। और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है प्यारे बच्चे, ये बाहर की तरफ, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ धकेलते हैं, यानी स्टार के ऊपर बाहर की तरफ खिंचाव डालता है। ये दोनों चीजें अगर हैं, भाई फ्यूल भी है और मास तो है ही, ग्रेविटी, तो दोनों चीजें हैं तो दोनों बैलेंस रहेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि भाई, मैंने कहा था ना भी आपको कि न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाए, मतलब किसी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाए, क्योंकि लगातार स्टार के अंदर बहुत सारी एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी देते देते क्या होगा, एक नेक्स्ट समय पे किसी भी स्टार का फ्यूल तो खत्म होगा। तो जब ये फ्यूल खत्म हो जाए, किसी भी स्टार का बूढ़ा होने के बाद खत्म हो जाए, तो क्या होगा मेरे भाई? ग्रेविटी जीत जाएगी, है ना? ग्रेविटी बच गई, तो ग्रेविटी अकेली बच गई तो मेरे भाई क्या करेगी? ग्रेविटी अकेली जीत जाएगी सर। जीत जाएगी मतलब कि भयंकर विस्फोट होगा। जीत जाएगी का मतलब है सर भयंकर विस्फोट होता है ना? उस स्टार में बूढ़ा होने के बाद ऐसा होता है, भयंकर विस्फोट होगा, और इसी को कहा जाता है सुपरनोवा, है ना? ये जो मैंने पूरा आपको कंसेप्ट बताया, सुपरनोवा वाला क्या कंसेप्ट है बच्चे, याद रखिएगा। यही भयंकर विस्फोट होता है जिसको आप लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हो, पुकारते हो। ठीक है सर, इतनी सी बात आप सभी को आई समझ में। अभी जो हमारा यूनिवर्स बोल दो या सोलर सिस्टम बोल दो या हमारी अर्थ बोल दो, इसके बारे में अभी तक देखो हमने सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है कि सर कैसे कंपोजिशन है, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। अभी सबके बारे में आएंगे हम एक एक करके, जो टर्म मैंने लिखी थी। एक बार कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं कि भाई हमारे
सोलर सिस्टम का और हमारे यूनिवर्स का क्या रिलेशन है ना। इन अवधारणाओं में से मेन अवधारणाएं मतलब अगर हम करें तो कौन सी दी गई थी हमें, कौन सी बातें बताई गई थी, तो मेनली तौर पे आप ऐसा कह सकते हो बच्चे लगभग 4 से 5 अवधारणाएं मतलब टोटल आप लोग बोल सकते हो, है ना। क्या क्या? सबसे पहली थी मेरे भाई जियोसेंट्रिक। पहली जो बात बताई गई हमें हमारे इस सोलर सिस्टम अर्थ यूनिवर्स के विषय में, तो एक बात आई थी अपने पास में जिसको हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक। एक अवधारणा मेरे भाई आई थी जियोसेंट्रिक के नाम से, हम लोग जिसको बोलते हैं। जियो का मतलब क्या है? हमारी अर्थ, सेंट्रिक मतलब केंद्र में, मतलब नाम इसी से क्लियर हो रहा है कि भाई अर्थ को कहीं ना कहीं सेंटर में बताया गया होगा, है ना। हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं मेरे भाई केंद्र में बताया गया है इसमें, ठीक है। हमारी पृथ्वी को कहीं ना कहीं केंद्र में किसने दिया था इसको? इसको दिया था टोलेमी ने। टोलेमी ने इस सिद्धांत, इस अवधारणा को दिया था मेरे भाई। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है ना वो हमारे पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है। इन्होंने अर्थ को सेंटर में बताया। किसके सेंटर में? पूरे यूनिवर्स के, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारी अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, और सेंटर में है तो इससे क्या है कि भाई जो सन या जो दूसरे प्लेनेट हैं वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये बात हमें बताई थी टोलेमी ने, सबसे पहले जो उन्होंने अवधारणा दी थी हमें। उसके बाद फिर एक व्यक्ति और आए इसको करेक्ट करने के लिए, बोला भाई ऐसा नहीं है। तो बोला भाई कैसा है? तो बोला जियोसेंट्रिक नहीं भाई, हेलियोसेंट्रिक बोलो। अगली उदाहरण है उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक, है ना। हेलियोसेंट्रिक मतलब बोल सकते इसको हिंदी में लिख सकते हो, हेलियो का मतलब होता है सूर्य, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। दूसरा बच्चे हमारा दिया गया था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के नाम से आप लोग जिसको बोल सकते हो हेलियोसेंट्रिक। और आप सभी जानते भी होंगे हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत किसने दिया था? ये बच्चे कोपरनिकस ने दिया था, और जिसको आधुनिक खगोल शास्त्र का हम जनक भी मानते हैं ना। तो कोपरनिकस ने दिया था, और कोपरनिकस वगैरह कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ध्यान रखना इस बात को। कोपरनिकस कोपरनिकस ने दिया था मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। ओके सर। और इसमें बताया क्या गया? अब नाम ही दिख रहा है आपको, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसका मतलब है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में बताया था इन्होंने, कभी आप सोचो, हम जो सन है वो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है किसका? यूनिवर्स का। इन्होंने ब्रह्मांड का बताया था, क्योंकि उस समय ऐसा थोड़ी पता था कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। इन्होंने सोचा यही जो प्लेनेट वगैरह घूम रहे हैं बस इन्हीं से मिलके बन जाएगा। तो सन यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट बताया था, और जो हमारी अर्थ वगैरह है, हमारी पृथ्वी, वो इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, है ना, घूमती हैं सूर्य के चारों तरफ ही, ठीक है। अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। तो ये अर्थ वाली बात तो बिल्कुल सही थी भाई कि पृथ्वी तो केंद्र में नहीं है। और ये लोग कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, ऑब्जर्वेशंस करते थे। ऑब्जर्वेशन से ही एक एनालिटिकल ऐसी चीजें थिंकिंग थी इन लोगों की कि ये अनुमान लगा देते थे। समझ गए बात को? ओके सर। तो ये बात इन्होंने बताया। फिर केपलर ने भी मेरे भाई, जो केपलर के नियम भी आपने पढ़े होंगे, पढ़ो भी गए आप लोग। फिर इनके बाद में केपलर ने भी इसी को फॉलो किया, क्योंकि उन्होंने जो नियम दिए थे सूर्य को केंद्र में मान के दिए थे, है ना। तो केपलर
ने भी हेलियोसेंट्रिक को सपोर्ट किया था। केपलर ने भी मेरे भाई हेलियोसेंट्रिक को सपोर्ट किया था। इसका जब मोशन वगैरह पढ़ोगे तो इसके नियम भी पढ़ोगे। ठीक है भाई, केपलर ने भी इसको सपोर्ट किया था कि भाई हाँ सूर्य ही केंद्र में है। और आप जब पढ़ोगे आगे अलग अलग टॉपिक्स आएंगे तो केपलर के 3 लॉ भी पढ़ोगे, 3 नियम भी पढ़ोगे मेरे भाई। ठीक है, जो इन्होंने ऐसे ग्रहों को सूर्य के चारों तरफ घूमने से संबंधित जो नियम दिए थे उनको पढ़ोगे। फिर मेरे भाई हर्सेल ने 1805 में बताया था कि भाई हमारी अर्थ, सन और जो दूसरे प्लेनेट हैं वो गैलेक्सी का एक अंश मात्र है ना। अब हमारे यहाँ से कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बेहतर शुरू हुआ था। कब? हर्शेल ने समथिंग 1805 में कहा था कि भाई हमारे जो अर्थ है या जो सन है या जो प्लेनेट हैं, ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, एक अंश मात्र है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, ये बात इन्होंने आपको बताई कि भाई ये तो छोटा सा अंश है। अभी तक तो हम इसी में खुश हो रहे थे कि भाई सूर्य, ग्रह, ये सारी चीजें अपने आसपास की लोकल चीजें हैं, लेकिन इसने कहा भाई ये तो बहुत छोटा सा अंश है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे सोलर सिस्टम जैसी चीजें आपकी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, हम तो छोटा सा, बहुत छोटा सा अंश है। ठीक है भाई, और फिर एक और अवधारणा आपको बताऊं। ये सारी चीजों को हम, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, अभी आप लोग अपने यूनिवर्स के इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ये सारी चीजें आगे रिलेट करके हमारी पूरी डिटेल में हम लोगों को पढ़नी है, जो सी चीज जहां पे यूटिलाइज होंगे। ओके सर, फिर 1920 में एडविन हब्बल का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी बढ़ रही है उसके आधार पर उन्होंने सिद्ध भी किया। मतलब इनके बाद में, इन सब के बाद में जो सबसे ज्यादा मान्य है आज, सबसे ज्यादा मान्य है बच्चे का उदाहरण 1920 में दी थी किसने? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है, आज भी जारी है। मतलब हमारे ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है, फैलता जा रहा, लगातार फैलता जा रहा है ना। और इसी बात को इन्होंने कैसे कहा? बोला देखो जैसे, बोला जैसे देखो जो गैलेक्सीज हैं, जो गैलेक्सीज हैं, बोला देखो जैसे जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनके बीच की दूरी बोला बढ़ती जा रही है। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ने के आधार पर, है ना। बोला देखो आज भी आकाश गंगाएं जो है ना, उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए जो यूनिवर्स हमारा है, हम ऐसा कह सकते हैं आज भी उसका एक्सपेंशन जारी है, आज भी वो फैल रहा है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर, ये बात हुई हमारे पास में कुछ बेसिक बातें, जो हमारी अर्थ या फिर मतलब कौन सेंटर में है, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में कौन है, मैंने जस्ट वो बात आपको बताने की कोशिश करी थी, और उससे रिलेटेड जो अवधारणाएं दी गई थी वो मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, ओके सर। तो अभी तक इतना हमने जान लिया कि कंपोजिशन मोटा मोटी तौर पे हमारे यूनिवर्स की कैसे है, कौन कहाँ पर है, क्या लोगों ने अवधारणाएं दी बहुत पुराने समय से। अभी हमारा मेनली जो चीज देखना है ना, देखो हमने अभी तक जो शुरुआत जहां से की थी, हमने क्या देखा है?
हमने अभी तक जो शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि भाई हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर आएंगे हम लोग। अर्थ तब समझ पाएंगे जब आगे वाली चीज़ें क्लियर होंगी। अर्थ हिस्सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो हमने सोलर सिस्टम का निर्माण देखा कैसे हुआ है। फिर बात है मेरे भाई, ये गैलेक्सी कैसे बनी हुई है। तो गैलेक्सी हमारी बनी हुई है डेफिनेटली किससे, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम किससे बना वो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये सन कहाँ है, अर्थ कहाँ है, इसके बारे में 4 प्रकार की अवधारणाएं आपने पढ़ी। अभी आप लोग देखोगे कि ये जो हमारी यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है बच्चे, अब इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में भी कुछ प्रिंसिपल है। उनमें से सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जो हमारा सबसे मेन है ना। तो इसको पढ़ लेंगे तो एक मोटा मोटी तौर पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि भाई यूनिवर्स एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। फिर हम वो सारा फैक्चुअल डाटा भी पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड आता है, और कंसेप्ट फिर गहराई में जो जो अपने जितने भी लेवल के हैं सारे हमारे द्वारा पढ़े जाएंगे बच्चों। ओके सर। अब ये हमारा जो और यूनिवर्स का ओरिजिन है बच्चे, ये हमारा जो सर यूनिवर्स का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स का हमारा ब्रह्मांड का निर्माण है, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड वैसे तो आप देखोगे तो मतलब 4 ऐसे मेन प्रिंसिपल हैं, 4 अवधारणाएं हैं ऐसी, 4 बातें हैं ऐसी बच्चे जो दिए गए हैं आपको। ठीक है, 4 कंसेप्ट हैं जो इससे रिलेटेड दिए गए हैं। हम आएंगे सब पे, और इन 4 के अलावा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे वो भी डिस्कस करूंगा मैं, आजकल इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। उन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन है, बिग बैंग थ्योरी, आप भी जानते हो। इन 4 कंसेप्टों में से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रचलित कौन है, इन चारों को डिस्कशन आएगा हमारे एग्जाम में, बट एक बार रिलेट कर लेते हैं। सर्वाधिक प्रचलित या सबसे मेन कौन है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो है सर आपका बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बड़ा धमाका सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसने दिया था, जॉर्ज लेमाइत्रे ने दिया था इसको। जॉर्ज लेमाइत्रे ने दिया था, लेकिन एक्सप्लेन पूरा नहीं किया था इन्होंने, दिया था कि ऐसा कुछ है। एक्सप्लेन किया था इनको रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में। रॉबर्ट रॉबर्ट वेगनर ने बच्चे इसको दिया था 1967 में। ठीक है, रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसको दिया था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, सॉरी, एक्सप्लेन किया था, तो दिया इन्होंने था, और एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या जो की थी वो इनके द्वारा की गई थी बिग बैंग थ्योरी की। ठीक है, और इसके आगे से अगर बाई चांस और थोड़ी साइंटिफिक बात पूछ ले कि कंफर्मेशन, इसकी पुष्टि कैसे करी गई, पुष्टि के लिए बता सकते हो कि कौन सी किस कंसेप्ट से की गई इसकी पुष्टि, कंफर्मेशन, तो वो की गई डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट, थोड़ा इंतजार करो, अभी हम डॉपलर इफेक्ट पे नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, है ना। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, आपको तरंगों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, फिर आप डॉपलर को भी समझ पाओगे। बट अभी के लिए जस्ट मैंने एक फैक्ट बता दिया कि भाई इस बिग बैंग थ्योरी की कंफर्मेशन हमें आज डॉपलर इफेक्ट से, हम बोल सकते हैं कि इस डॉपलर इफेक्ट से इसकी कंफर्मेशन की गई हमारे द्वारा। ठीक है सर, क्या था बच्चे ये सिद्धांत, इस सिद्धांत, इस कंसेप्ट के अंदर क्या चीज आपको बताई गई थी, आपको लेके जाया गया था कि भाई लगभग लगभग समय की बात है कि 13.7 अरब वर्ष पहले, है ना, भारी पदार्थों से एक बना हुआ एक गोलाकार बहुत छोटा सा पिंड था। ठीक है, कब की बात है, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7।
इसने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले, इतने मिलियन वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले की बात इन्होंने कहा भाई। एक छोटा लेकिन घना एक पिंड था। घना का मतलब देखो, पिंड का मतलब बच्चे एक बॉडी थी। घना का मतलब जो डेंस, मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। छोटा मतलब जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो, मतलब वॉल्यूम बहुत कम हो, आयतन कम हो, मतलब थोड़ी सी जगह में बहुत डेंसिटी वाला, बहुत गहराई से एक वस्तु थी जो बहुत भारी भरकम थी, ये कहने का मतलब है। अच्छा, इसका तापमान और घनत्व बहुत अधिक था। इसका मैंने कहा डेंसिटी ज्यादा थी। मैंने दो बातों पे फोकस कर रहा हूं, बच्चे, कि भाई इसकी डेंसिटी जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी, और इसका टेम्परेचर भी बच्चे बहुत ज्यादा था। इन सारी चीजों के कारण क्या हुआ, इनके कारण हुआ विस्फोट। विस्फोट हो गया इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर एक्सप्लोजन हुआ। मतलब ये यूनिवर्स के बनने से पहले की बात है, जो हमारे द्वारा आज कहा जाता है कि भाई क्या हुआ होगा, जो एस्टिमेशन सबसे ज्यादा सही माना जाता है आज तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पे। विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से क्या हुआ, फिर हमारा जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। जीवन कैसे आया वो भी आपको समझाऊंगा मैं यहीं पे, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आगे जीवन भी कैसे आया। पहले यूनिवर्स कैसे बना, तो बता रहे कि बहुत छोटी सी वस्तु थी, भारी भरकम थी, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से ये सारे टुकड़े जो आज सूर्य वगैरह जो भी चीज देख रहे हो आप लोग, ये मतलब कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है सर। फिर इसने कहा कि भाई ठीक है, एक बार तो ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, बोले उसके कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम जो थे ना वो संकुचित होकर के, कंप्रेस होकर के, मतलब इसके कुछ अरब वर्ष बाद इस विस्फोट के कुछ अरब वर्ष बाद जो हाइड्रोजन या हीलियम है ना, ये जो गैसें थी, ये गैसें आपकी कंप्रेस हो गई, संकुचित हो गई। कंप्रेस हुई बच्चे और संकुचित हुई। इनके संकुचन से क्या हुआ, फिर आपके स्टार्स का निर्माण हुआ, या फिर आपकी जो गैलेक्सी है ना, आकाशगंगा आप जिसको बोलते हो, इनका निर्माण हुआ। फिर इनके संकुचन से फिर बाद में इनकी फॉर्मेशन हुई बच्चे, इनका निर्माण की प्रक्रिया हुई। ठीक है, ओके सर। और आज से लगभग 4.5 यानी 4.5 अरब वर्ष पहले, आज की बात कर रहा हूं, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ, हमारा जो सौर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, इसका माना जाता है। हमारे सौर मंडल और जो इसके आसपास प्लेनेट हैं, हमारी अर्थ भी उसमें एक है, तो इसका निर्माण कहते हैं लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बच्चे माना जाता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो इसके हिसाब से विस्फोट हुआ था, और यही बात थी कि आज भी हमारी गैलेक्सी के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, हबल ने कहा था कि भाई आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है ना, इसी के आधार पर यह बात कही गई थी हमें। हालांकि एक थ्योरी नोट करके लिखना बस अलग से, एक व्यक्ति थे होयल, जिनको हम कहेंगे बच्चे, एक व्यक्ति होयल, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, स्टीडी स्टेट थ्योरी। एक थ्योरी आई थी बच्चे हमारे पास, स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत
इन्होंने मतलब जस्ट याद रखना, ये सबसे नई थ्योरी यही थी। इन्होंने कहा था कि ओवरऑल, इन्होंने कहा कुछ भी एक्सपेंड कर रहा हो लेकिन जो यूनिवर्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। बोला भाई चाहे कुछ भी एक्सपेंड कर रहा हो, कुछ स्टार मूव कर रहे हो, अर्थ मूव कर रही हो, गैलेक्सी मूव कर रही हो, उनके बीच की दूरी बढ़ रही हो, बोला कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो यूनिवर्स की वो सेम है, अंदर ही अंदर सब कुछ मूव कर रहा है। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया, ठीक है, होयल ने दिया। हालांकि मेरे भाई ये ज्यादा मान्य नहीं है, ज्यादा मान्य वो पिछला ही है, ठीक है, जो एक्सपेंशन वाला है ना वही ज्यादा मान्य है, और जो बिग बैंग थ्योरी वाला है वही ज्यादा मान्य है। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो सबसे नया तो यही सिद्धांत है लेकिन ज्यादा मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, उम्मीद करता हूं बच्चे बात क्लियर हुई होगी यहां तक, जैसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं चीजें समझ में आई होंगी आप सभी को। यूनिवर्स आज से हमने स्टार्ट किया है अपना, और धीरे धीरे चलते चलते ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस हम लोग अपना करेंगे। तो बच्चे आप सारे के सारे एस्पिरेंट्स जुड़े रहें, साथ साथ में चीज़ों को डिस्कस करें, डेली रिवीजन करें। धीरे धीरे हमारी क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आप भी शुरुआत करें एक बार पढ़ाई की अच्छी प्रकार से, ताकि भविष्य में आपका लक्ष्य इसी बार कंप्लीट हो जाए, इसी वर्ष आपका सपना पूरा हो जाए। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर अगले सेशन में आप सभी से। जय हिंद भाई।